नमस्कार, राजस्थान हलचल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी विदित हैं कि हाल ही में हमारे इस प्लेटफॉर्म पे राजस्थान में निकली हुई आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जो रीट इनके जो मार्गदर्शन की श्रृंखलाएं जैसे अपने बीच में सर हैं, वैसे पूरे प्रदेश भर के जो एक्सपर्ट हैं अपने सब्जेक्ट के, उनके सहयोग से चल रही हैं। उनका भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आज जो हम मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सर के साथ में उपस्थित हैं, ये सर हमें L1 साइंस का जो पार्ट आता है वो, और L2 जो विज्ञान जो साइंस है उसमें अब इतने लगभग बचे हुए 20 दिन में तैयारी कैसे करें। तो हमारे बीच में हैं महेश कुमार जी सैनी सर, जो पिछले लगभग 12 साल से राजस्थान के कोने कोने में हजार बच्चों को सफल मार्गदर्शन प्रदान कर चुके हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पे महेश जी सैनी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आपने काफ़ी अच्छी पहल शुरू की है बच्चों के लिए ये, क्योंकि कंटेंट तो खैर काफ़ी ज़्यादा बच्चों के पास अब एग्ज़ाम टाइम तक खूब इकट्ठा हो जाता है, लेकिन उसमें से कैसे फ़िल्टर करें, कैसे क्या पढ़ें, उसके लिए एक अच्छे मार्गदर्शन वीडियो के रूप में ये बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो इसके लिए सभी बच्चों की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जी बहुत बहुत आभार सर। सर मेरा पहला प्रश्न ये रहेगा कि जब और लगभग 20 दिन है जी, इसमें बच्चों ने तैयारी खूब कर ली, तो ये जो इतना बचा हुआ जो समय है इसमें संपूर्ण रणनीति बताएं कि इतने कम समय में वो कैसे मैनेज करे इस चीज़ को। सबसे जो शॉर्ट एंड स्वीट जो रणनीति है, ये जो बचा हुआ 20-22 दिन का समय है, इसमें एक तो ये ध्यान दें कि नोट्स जो हैं, नोट्स पीडीएफ या जो बुक्स हैं बच्चों ने खूब पढ़ ली हैं, ठीक है, और जिसने नहीं पढ़ी वो 20 दिन में पढ़ के कुछ कर भी नहीं सकता। जी जी। तो अब सबसे अच्छी रणनीति है कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करें, ठीक है। हर चैप्टर वाइज, जैसे कोई भी बुक उनके पास, बच्चों के पास है, वो MCQ की जो बुक है हर सब्जेक्ट में, केवल साइंस में नहीं, हर सब्जेक्ट में ही MCQ सॉल्व करें। MCQ की जिस पार्ट में दिक्कत आती है उस पार्ट का नोट्स खोल करके देख लेंगे, हाँ, और उसके बाद में आगे हर चैप्टर वाइज MCQ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। जी हाँ, MCQ के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको भी शामिल कर लें। जी जी। मार्केट में खूब सारी बुक्स हैं और खूब सारे स्रोत हैं आजकल, तो खूब स्रोत हैं, तो बहुत सारे MCQ मिल जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करें, क्योंकि इससे अपनी एग्जाम अप्रोच बने। जी सर। हाँ, अब सर ये बताएं कि अब इतने कम समय में मायने ये रखता है कि पढ़ने से ज़्यादा क्या चीज़ छोड़ी जाए। बिल्कुल। तो क्या छोड़ें और क्या पढ़ें, ये बताएं सर। देखो, एक तो वजह से बच्चे ने 5-7 महीने कंटेंट पढ़ा है खूब सारा। जी जी। तो एक तो उसके माइंड में ये एक हर सब्जेक्ट का अपने दिमाग में एक चित्र बन जाता है कि ये सब्जेक्ट इस तरीके से, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, यहाँ से कम आ रहे हैं। ये सब्जेक्ट एक बार रिवाइज, ये टॉपिक जो है वो एक बार रिवाइज करने पर या 2 बार रिवाइज करने पर तैयार हो रहा है। कुछ टॉपिक हैं जिनको बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ रही है बच्चे को। तो क्या छोड़े और क्या पढ़े, उसके लिए एक तो ये कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। इसका आधार होता है पिछले पेपर्स। जी, PYQ है। हाँ, जो PYQ जो है पिछले पेपर्स हैं वो इसका आधार होता है। दूसरा, क्या छोड़े, तो अब तक जो नहीं पढ़ा है उसको अब नहीं पढ़े, उसको नहीं पढ़े। हाँ, मेन बात ये कहीं उसमें उलझ नहीं जाए, उलझ जाएंगे तो फिर उसी में उलझे रहेंगे। अब तक जो छूटा हुआ है उसको छोड़ ही दें। जी जी। क्योंकि पहली बात तो ये अपनी जो एग्जाम है वो स्कोर की एग्जाम नहीं है, क्वालिफाई की एग्जाम है। जी जी। ठीक है। तो मेरे हिसाब से बच्चों ने इतने टॉपिक से अब तक पढ़ लिए होंगे कि उन टॉपिक से क्वालिफाई आराम से हो जाएंगे। हाँ, तो जो पढ़ा हुआ है उसी को बार बार रिवाइज करें, उसी के क्वेश्चन सॉल्व करें। जो नहीं पढ़ा है उसके क्वेश्चंस हो सकता है 1-2 बार देख लें, लेकिन उसमें ज़्यादा उलझे नहीं। हाँ, मान लो आपको किसी कारणवश 2 यूनिट छूट गई हैं, तो अब उन 2 यूनिट में नहीं उलझे। जी जी। क्योंकि वो 2 यूनिट फिर आपका जो बाकी का पढ़ा हुआ उसका रिवीजन का समय खा जाएंगे। तो जो पढ़ा हुआ है उसी को बार बार रिवाइज करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब सर आप ये बताएं, जैसे अपन ने ये अभी बात की कि क्या छोड़ें और क्या पढ़ें, तो आप ये जो आपका जो पार्ट का सिलेबस है साइंस का L1 और L2 में, इसमें ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको थोड़ा ज़्यादा देखना चाहिए, जिनका अभी जो PYQ है उनके हिसाब से वेटेज ज़्यादा है? जी, वो बताएं सर। बिल्कुल। जैसे अपन L2 साइंस की बात करें जी, तो L2 साइंस का जो सिलेबस है ना, वो क्वेश्चंस की क्वांटिटी के हिसाब से खूब ज़्यादा विस्तृत है जी, बहुत ज़्यादा फैला हुआ सिलेबस है। और उसमें क्वेश्चंस का मतलब चयन करना कि कौन सा पढ़े कौन सा छोड़े, ये बड़ा मुश्किल सा काम है। लेकिन जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे मैं बायो की बात करूँ तो बायो में डिजीज का क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आया है, ठीक है। इसके अलावा जैसे ब्लड का क्वेश्चन, सेल का क्वेश्चन, कोशिका वाला, कोशिका विभाजन नहीं पढ़ना है क्योंकि इस बार वो सिलेबस हटा दिया गया है, नया जो सिलेबस अपडेट हुआ है। कोशिका, डिजीज और जो ब्लड वाला पार्ट है, इसके अलावा जो हार्मोन्स हैं, क्योंकि हार्मोन्स 2 जगह इंक्लूड होते हैं, एक तो एंडोक्राइन सिस्टम में भी आ जाते हैं और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें भी आ जाते हैं। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट प्रीफरली लें। केमिस्ट्री के अंदर बात करें तो केमिस्ट्री में जो पदार्थ वाला है, धातु वाला है। इसके अलावा जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वहाँ से लगभग हर बार क्वेश्चन आए हैं। फिजिक्स में बात करें तो जैसे प्रकाश है, लाइट वाला जो चैप्टर है तरंग वाला, उससे हर बार क्वेश्चन आए हैं जी।
तो ये वो पार्ट हैं जिनको प्रीफरली रिवाइज करना है। मतलब जैसे अपन बात करें कि एग्जाम से पहले दिन क्या पढ़ें जी, तो इनको जरूर रिवाइज करके जाना है जी। ठीक है, ये मतलब ये वो है जिनसे पिछले एग्जाम्स में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। धन्यवाद। इनको तो पुट अप आप करेंगे। इनको तो आप देखें। बात करें अपन लेवल फर्स्ट की जी, तो लेवल फर्स्ट का सिलेबस थोड़ा सा अस्पष्ट सिलेबस है। जैसे भाई सजीव जगत के संगठन की बात कर दी गई तो उसमें कंप्लीट बायोलॉजी आ जाती है। फिजिक्स केमिस्ट्री लेवल फर्स्ट के सिलेबस में है नहीं जी जी। ठीक है, तो कंप्लीट बायोलॉजी में लेवल फर्स्ट का जो भाई एनसीईआरटी बुक्स का लेवल देखें तो जो प्राइमरी स्तर की जो बुक्स होते हैं उनका लेवल होता है कि मोटा मोटा ऊपर से फैक्ट जी, डायरेक्टली डाटा जो होते हैं वहां तक वो फैक्ट तैयार करें। बिल्कुल सही, वो फैक्ट तैयार करें। उनका ऐसे करें जैसे मोस्ट ऑफ बच्चों ने तैयार कर भी लिए होंगे। मैंने क्लास में बताया था कि जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं उस समय आपको 10 लाइनें हैं, उन 10 लाइनों में से 9 आपको आती हैं, 1 नहीं आती, उस एक को अलग लिख लें, वो सॉर्ट आउट होता जाएगा आपके पास। लास्ट टाइम पे उसको एक बार रिवाइज करें जी। अब सर ये बताएं कि जैसे अपने जो टेस्ट सीरीज है जिन किन्हीं बच्चों ने ज्वाइन कर रखी है, किन्हीं ने नहीं कर रखी है, और या PYQ है या जो अच्छे कोई किसी पब्लिकेशन की जो मॉडल पेपर हैं, ये सर इस पात्रता परीक्षा में इनका कितनी महत्ता है, कितनी ये बताएं। देखो, एग्जाम से जस्ट पहले की जो मेहनत होती है ना, वो मेहनत इन टेस्ट सीरीज में या जो PYQ सॉल्व कर रहे हैं या जो अपन ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं वहाँ आपको दिख जाती है जी। ठीक है, अपने जो कंटेंट अपन ने तैयार किया उस कंटेंट की जो योग्यता है और अपन ने जो उसको तैयार किया है वो जो सारी क्षमता है उसमें दिख जाती है जी। ठीक है, वो एक तरीके से अपने आप का आईना है। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस कितना है? इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि 2 कारण है। एक, जब अपन क्लासरूम के अंदर पढ़ते हैं तो टीचर्स का भी ये टारगेट रहता है कि लैंग्वेज को इजी से इजी किया जाए ताकि वो बच्चे के लिए अप्रोचेबल बने, बच्चा आसानी से समझ सके। अच्छा, एग्जामिनर का इसके जस्ट अपोजिट होता है। एग्जामिनर का टारगेट ही होता है कि लैंग्वेज को जितना ज्यादा पजल किया जा सके उतना ज्यादा पजल करें ताकि बच्चा उसमें फंसे। बिल्कुल। अब इन दोनों का जो बीच का जो विरोधाभास है वो कब दूर होगा? वो दूर होगा जब MCQ सॉल्व किया जाएगा। MCQ आपने टेस्ट सीरीज ली तो आपकी जो कमियां है वो सामने आ जाएंगी। हाँ, वो कमियां सामने आ जाएंगी। ये जो थ्योरी का और जो, क्योंकि थ्योरी पढ़ने की जो अप्रोच होती है ना वो हमेशा लैंग्वेज को इजी बना के हाँ बिल्कुल। जैसे एक वर्ड होता है जनरली अपन किसी भी चीज को किसी भी चीज का जो बनना होता है ना उसको जनरली अपन बच्चों को पढ़ाते समय वर्ड बताते हैं बनना है, निर्माण होना जी जी। लेकिन साइंस में इसके लिए विज्ञान मतलब एग्जाम में जब आता है तो हमेशा संश्लेषण शब्द आता है। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और क्लासरूम में अगर अपन संश्लेषण बताते हैं तो शुरू में बच्चे के लिए वो समझ में थोड़ा सा दिक्कत रहती है। जैसे मान लो कि मैथ्स का बच्चा है, उसको बायोलॉजी पढ़ रहा है तो उसके लिए बायोलॉजी के वोकेब में दिक्कत रहती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनकी क्लास में लैंग्वेज अलग रहती है, एग्जाम की लैंग्वेज अलग रहती है, शब्दावली थोड़ी सी लेवल चेंज। बिल्कुल, वो तो होती है। तो वो MCQ जो अपन सोल्व करते हैं तो वो जो बीच का विरोधाभास होता है वो दूर हो जाता है जी। टेस्ट सीरीज का जो स्कोर होता है, आप इतना मान के चलना कि जितनी भी कोचिंग से हैं, जितनी भी टेस्ट सीरीज की जो प्रोवाइडर हैं, वो सभी का जो लेवल होता है वो रीट के एग्जाम से जो अब तक के पेपर लगे हैं उनसे थोड़ा सा ज्यादा है। वो अपने लेवल पे अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेवल पे अच्छा प्रयास कर रहे हैं सभी का। तो अपने लेवल अच्छा, जिन बच्चों के स्कोर थोड़ा सा अगर टेस्ट सीरीज में डाउन भी है तो वो निराश नहीं हो। एन वक्त पे ऐसे नहीं हो कि आप अपना बिल्कुल खराब कर लें। बच्चों का जो स्कोर टेस्ट सीरीज में जो स्कोर होना मेन एग्जाम में उससे 20-25% प्लस रहेगा जी। धन्यवाद सर। अब आप ये बताएं सर, मैंने अमूमन मेरे पास में भी ऐसे बच्चों के कॉल आ रहे हैं कि साहब हमारी तैयारी अच्छी है पर जैसे देखते हैं अमूमन पिछली भर्ती परीक्षाओं में भी देखा है कि परीक्षा हॉल की जो रणनीति वो सही उनसे मैनेज नहीं कर पाते और उनका पेपर खराब हो जाता है। तो सर आपके जो सब्जेक्ट है, पार्ट है, इसमें आप बताएं कि ये जो परीक्षा हॉल की रणनीति बताएं, इसको कैसे मैनेज करें। देखो, परीक्षा हॉल की रणनीति एक तो होता है कि भाई परीक्षा हॉल का जो माहौल होता है जी, ठीक है। एक होता है कि अपन जो सब्जेक्ट में या जो OMR फिल कर रहे हैं उसमें दिक्कत होती है जी। तो सब्जेक्ट मतलब ये अपन ओवरऑल देखें सभी सब्जेक्ट का, तो एग्जाम हॉल में एंट्री करने के लिए जो माहौल थोड़ा स्ट्रेस का माहौल बन जाता है, उसको मैनेज करने के लिए आप 1-2 बार किसी भी कोचिंग की, जैसे अपने यहाँ भी चल रही है डायमंड टेस्ट सीरीज के नाम से, किसी भी कोचिंग की या कहीं भी जो आपको मिले अपने निकटतम स्रोत के आधार पे एग्जाम से पहले 1-2 पेपर ऐसी टेस्ट सीरीज का दें, क्योंकि वहाँ का माहौल थोड़ा सा अपना एग्जाम की फैमिली एग्जाम की फैमिली हो जाते हैं कि वैसे ऐसे आपका एडमिट कार्ड चेक किया जा रहा है, आपको क्लासरूम तक सारी प्रक्रिया वो सेम प्रक्रिया होता है। ऐसा 1-2 पेपर दें, उससे क्या होता है कि वो जो एग्जाम हॉल जिस दिन एग्जाम देने जाते हैं ना वो अपना रेगुलर रूटीन सा लगता है, बिल्कुल वो लगता ही नहीं है कि भाई एग्जाम देने जा रहे हैं, अचानक से अजीब नहीं लगता है थोड़ा सा। तो वो 1-2 टेस्ट पेपर दें, उससे काफी ज्यादा हेल्प होगी।
दूसरा एक बड़ी जल्दबाजी होती है कि ओएमआर में बहुत सारे बच्चों की दिक्कत आती है कि सर मैंने टिक सही किए थे, ओएमआर गलत हो गया, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो एक तो ये करें कि 150 MCQ की जो ओएमआर है ना वो एक साथ नहीं बने, एक सब्जेक्ट की बने। आपने हिंदी कर ली, हिंदी की ओएमआर भर दें, इंग्लिश कर ली, इंग्लिश की ओएमआर भर दें, मैथ्स कर लिया, मैथ्स की ओएमआर भर दें, पूरी 150 एक साथ नहीं बने। जी जी। ताकि अगर बाय द चांस से किसी एक सब पार्ट में दिक्कत हो तो एक ही पार्ट तक रहे। जी हाँ, ऐसा नहीं हो कि किसी जैसे 20वें क्वेश्चन में दिक्कत हुई तो वो एक क्वेश्चन की दिक्कत पूरे 150 तक गई। जी, तो ऐसा नहीं हो, यानी जैसे एक एक पार्ट वाइज करते जाएं, ओएमआर बढ़ते जाएं। बिल्कुल जी, धन्यवाद। अब सर ये बताएं कि अभी बहुत से बच्चे हैं जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनकी अच्छी तैयारी है, पर उनको यूं लगता है अभी स्ट्रेस में या फोबिया, वो मेरे पास में भी मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं कि सर हमें यूं लगता है कि हमारी कोई तैयारी नहीं है, क्या हुआ? तो इसके लिए बताएं। अगर बच्चे को स्ट्रेस है, बच्चा तनाव फील कर रहा है, तो सबसे अच्छी बात है कि उसने पढ़ाई की है तभी वो कर रहा है। क्योंकि जिस बच्चे ने पढ़ाई नहीं की उसको कोई तनाव है ही नहीं। सही बात है। तो पहली बात है कि आप तनाव में है, मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने पढ़ाई की और आप क्वालिफाई या सिलेक्शन के पास में है। क्योंकि स्ट्रेस उन्हीं बच्चों को आता है जी, जिस बच्चे ने जितनी ज्यादा मेहनत की उसके लिए उतना ही ज्यादा स्ट्रेस है। जी जी, क्योंकि उसके लिए उसने कुछ ना कुछ गंवाया है जी, तो वो जो खोया है उसका डर हल्का सा रहता है जी। लेकिन ये भी है कि अगर डर के साथ अपन काम करेंगे तो सफलता की जो संभावनाएं हैं वो थोड़ी सी कम हो जाती है। सही। तो इस स्ट्रेस को मैनेज करने का एक ही तरीका है कि अभी आप एग्जाम के बाद में होने वाले परिणामों को, उन सब चीज़ों को इग्नोर करें, भूल जाएं एक बार। हाँ, एग्जाम अगर मान लो अपन असफल हो गए, पास नहीं हो पाए, तो उसका क्या होगा, वो सब चीज़ें अभी नहीं सोचें, वो बाद में सोचें। और ये गार्जियंस भी ध्यान दें कि बच्चों को अभी इस चीज़ एग्जाम इतनी पास में कि अब आप दबाव देके भी बच्चे से मतलब बहुत ज़्यादा परिणाम नहीं ले सकते, तो अब बच्चे पे दबाव नहीं दें, उसको फ्री छोड़ दें। मतलब घर का जो माहौल है वो भी सकारात्मक होना चाहिए, सकारात्मक हो कि अब उसको मतलब स्ट्रेस नहीं दें, उसको ठीक है जो होना है वो होना है। हाँ, ठीक है। तो बच्चा भी ध्यान में दे कि बाद में जो परिणाम होंगे उनके लिए उन पे ज़्यादा नहीं सोचे, अभी जो उसकी जो तैयारी है, अभी जो अपन ने बाकी के पॉइंट अपन ने डिस्कस किए हैं, उन्हीं पॉइंटों के आधार पे अपनी अंतिम रूप से तैयारी पे ध्यान दे। उन चीज़ों पे बाद में होने वाले जो परिणाम हैं उन पे नहीं ध्यान दे और अपना मैक्सिमम समय पढ़ाई में व्यतीत करें, नींद पूरी ले, आराम से मॉर्निंग थोड़ा हल्का मॉर्निंग वॉक भी हो जाए, प्रॉपर तरीके से खाना खाना है ताकि ये चीज़ें सारी दिमाग पे हावी नहीं हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं और ख़ास तौर से रैंकर्स जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे देखते हैं कि जैसे हमारे पास रैंक में टॉप 10 आ रहे हैं, एग्जाम हॉल में उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जी। अब उनका एक ही कारण है कि वो स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाते, उनकी वो जो ब्लड प्रेशर है ना वो एग्जाम हॉल में जाते ही थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाता है। तो उसका एक ही तरीका है कि टेस्ट सीरीज रेगुलर दें, क्योंकि यहाँ से भी वो उनके लिए फैमिलियर होगा। दूसरा, एग्जाम के बाद के जो परिणाम है उनके बारे में भूल जाएं आप, हाँ सोचना ही बंद कर, बिल्कुल सही, ठीक है जी। धन्यवाद। ये सारी चीजें हैं, सभी जो प्यारे विद्यार्थी हैं उन सभी को रिट की जो एग्जाम है उसके लिए सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। सर ने भी अपना अमूल्य समय मेरे निवेदन से आप सबके लिए दिया, तो आपकी ओर से और मेरी ओर से भी सर का बहुत बहुत आभार रहेगा। अब तमाम जो बच्चे हैं अभ्यर्थी, उनसे भी निवेदन रहेगा कि इसमें भी यदि आपने जो मुझे क्वेश्चन भेजे हैं किसी भी माध्यम से हैं प्लेटफॉर्म पे, वो हमने शामिल किए हैं। इसके अलावा आपके कोई तनाव हो, कोई भी किसी भी प्रकार की किसी भी भर्ती परीक्षाओं में क्वेश्चन हो, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में डालें। हम निवेदन करेंगे कि पूरे राजस्थान की इतनी बड़ी फैकल्टी है वो हमारी हेल्प करेगी, और आप इसे पूरा देखें और इसमें फीडबैक भी दें। आगामी टाइम में आपके लिए कौन से सब्जेक्ट का पॉडकास्ट लाया जा सके और क्या अच्छा किया जा सके। और आप ये ज़रूर करें कि आपके साथ जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हुए, तो आप एक बार उनके तक ये मार्गदर्शन जरूर पहुंचाएं। आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट वगैरह अन्य जो भर्ती परीक्षाएं, आप सबके आवश्यकता अनुसार पॉडकास्ट आते रहेंगे। और पुनः सर का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।